ठीक है भैया। तो इंस्पायर एकेडमिक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। लास्ट क्लास में अपन ने स्केटरिंग को पढ़ा था, लेबोरेटरी फ्रेम में भी पढ़ा था, साथ ही साथ उसको अपन ने सेंट्रोमास फ्रेम में भी पढ़ा था। आज अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब अपन क्वांटम थ्योरी से स्केटरिंग को डील कर, भाई अपन क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में स्केटरिंग को कैसे डील किया जाता है उस थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पिछले लास्ट क्लास में जो पढ़ा दिया थोड़ा सा उसको मैं समझा देता हूं। बच्चों मैंने लगभग आपकी 40 मिनट की क्लास रिकॉर्ड कर दी थी, बट शायद यहाँ पे कोई दिक्कत आ गई थी सिस्टम में, तो क्लास का जो रिकॉर्डिंग थी वो ऑफ हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो थ्योरी तो वही लिखी हुई है जो मैंने बच्चों को बोल के लिखवाई, बट रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा, आपको थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। सब कुछ लिखा हुआ है, मैं वापस दोबारा से लिखवा दूंगा, आप इसको लिख लीजिएगा। भाई थोड़ा सा स्क्रीन को पोज करके थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपके टाइम के 10-5 मिनट ज्यादा लगेंगे। हालांकि अगर मैं जब अगर क्लास प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाती तब भी आपको लिखने का टाइम देता, और जब क्लास जैसे ये क्लास 40 मिनट में कवर हो रही होती तो 1 घंटे में कवर होती, आपको टाइम उतना ही लगेगा, थोड़ी सी मेरी सहूलियत रहेगी। और आप एमएससी फाइनल के बड़े बच्चे हो, तो ऐसे नहीं सर ने टाइम नहीं दिया, भाई यूट्यूब पे क्लास है, आप स्क्रीन को पोज करके लिख भी सकते हैं। तो आप छोटे बच्चे नहीं रहे हैं अब, तो नोट लगा के लिखेंगे बच्चों जो लास्ट की क्लास में आपने पढ़ा था। ठीक है, कि जो आपका टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है वो किसको बताता है बच्चों? नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल को बताता है। अब चाहे आप स्कैटरिंग को लेफ्ट फ्रेम में डील कर लीजिए, चाहे आप स्कैटरिंग को सेंट्रोमास फ्रेम में डील कर लीजिए, आपके जो रिजल्ट हैं वो तो सेम ही आने हैं। इसका जो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल है वो तो सेम ही रहने हैं। और अगर आप बात करते हैं बच्चों, तो यही बात मैंने यहां पे आपको लिखवाई है कि लेफ्ट फ्रेम में नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल बराबर लेफ्ट फ्रेम में सेंट्रोमास फ्रेम में नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। आप भली बात ही जानते हैं कि जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है वो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे आपने लिख लिया है, लिख लीजिए भाई। स्क्रीन को पोज करके ये लिख लीजिए, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लिख लिया होगा आपने। अब क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग के बारे में अपन बात करेंगे। यहां पे मैं थोड़ा सा समझाऊंगा तुम्हें पुराना। ठीक है, तो बच्चों आप स्कैटरिंग के बारे में पहले से भी पढ़ते हुए आए हैं, जो समझाऊंगा वो लिखना नहीं, लिखवाने का सिस्टम पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े ध्यान से समझिएगा। आपका कोई भी यहाँ पे एक टारगेट पार्टिकल, एक क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं, वहां पे आप स्कैटरिंग को कैसे समझा करते थे? तो ये यहाँ पे आपका पार्टिकल इसके अलोंग आ रहा है, ये आपका एम मास का पार्टिकल, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ इसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, और ये यहाँ पे जो पार्टिकल हैं यहाँ पे इससे कितने डिस्टेंस पे हैं? बी डिस्टेंस पे। और बच्चों इस बी को आप पैरामीटर बोलते थे, स्कैटरिंग पैरामीटर के नाम से जानते थे। और इस बी को अगर नॉर्मल अपन अपनी भाषा में कहें तो ये क्या है कि आपका जो स्मॉल एम मास का पार्टिकल है, जो कि यहाँ पे टारगेट पार्टिकल पे स्केटर्ड होने जा रहा है, इससे ज्यादा क्लोज नहीं आ सकता, इस बी डिस्टेंस से ज्यादा क्लोज नहीं आ सकता। तो बी को क्या कहा जाता है? बी इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, और क्या होता था भाई? इस प्रकार से आपका पार्टिकल स्केटर्ड हो जाता था। आप लोगों ने ग्रेजुएशन के दौरान बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके एक चैप्टर चलता था मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, वहां पे इस प्रकार की स्केटरिंग को भली भांति डील किया है। ठीक है भैया, अब यहाँ पे क्या होता था? आपके पास फिक्स वेलोसिटी का कोई पार्टिकल होता था, उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होता था, और जब जैसे ही स्केटर्ड होता था आप क्या कर लेते थे? इसकी पोजीशन कैलकुलेट कर लेते थे, और उसे आप क्या कहते थे? ट्रेजेक्ट्री कहते। भाई आर और थीटा में कोई रिलेशन अगर आ जाता है तो उसे आप क्या कह देंगे? ट्रेजेक्ट्री कह देंगे। और ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करने का तरीका भी यही है। बिल्कुल सर, तो स्केटरिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, क्लासिकल स्केटरिंग में ऐसी बहुत आराम से आप डील कर रहे थे।
बट जब क्वांटम स्कैटरिंग की बात आई तो वहां पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में आप एक नियम पढ़ते, एक लॉ पढ़ते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर आपने कोई फिक्स वेलोसिटी का पार्टिकल इंसिडेंट कराया है किसी टारगेट पे, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास कोई ये इंसिडेंट पार्टिकल, इनकी वेलोसिटी आपने फिक्स कर दी, आपकी इच्छा है इनकी कितनी काइनेटिक एनर्जी रखनी है कितनी नहीं रखनी, क्योंकि किसी सोर्स से आप इंसिडेंट कराओगे। अब इनकी एनर्जी भी आपको पता है, इनकी वेलोसिटी भी आपको, मतलब फिक्स वेलोसिटी है, तो आप कह सकते हैं इनके पास फिक्स मोमेंटा है, और जब इनको इंसिडेंट कराएंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में स्केटर्ड होंगे। बट हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है, एक साथ या तो आप मोमेंटा ही एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं या पोजीशन एक साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनके मोमेंटा आपको पता है पहले से ही, मोमेंटम को मोमेंटा भी बोला जाता है, पहले से पता है, इसका मतलब आपका मोमेंटा फिक्स है, तो आपके पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। मतलब इस प्रोसेस का यूज करके आप क्वांटम स्कैटरिंग को डील नहीं कर सकते। तो क्वांटम स्कैटरिंग को डील करने के लिए यहां पे अपन श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करेंगे, और श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भाई, क्वांटम मैकेनिक्स में आप जानते हैं बच्चों कि किसी भी पार्टिकल की अगर इंफॉर्मेशन आपको देनी है तो आपको वेव फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पे श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हुए इंसिडेंट पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन लिखेंगे, स्कैटर्ड पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। और फिर एक कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का, उसका यूज करते हुए अपन बच्चों यहां पे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि स्कैटरिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों वो होता है आपका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। कोई भी स्कैटरिंग की इंफॉर्मेशन आपको देनी तो आपको डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन चाहिए। और इस क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग में जब आपके लो एनर्जेटिक पार्टिकल होंगे तो उनके लिए जब आपको डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना होगा तो आप पार्शियल वेव एनालिसिस का यूज करेंगे। और हाई एनर्जेटिक पार्टिकल के केस में जब आपको डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना होगा तो आप बोर्न अप्रोक्सीमेशन को यूज करेंगे। और ये दो ही चीजें हैं, ये दो ही चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आपका कोई काम की चीज नहीं है, ये तो मैंने केवल ऐसे डिस्कस कर ली है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं भैया, और आप क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग डालिए, और जो बात मैंने लिखवाई इसको एज इट इज लिखे, हेडिंग डालिए क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग, डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और ये लिख देंगे। तो हम जानते हैं कि फॉर क्लासिकल स्कैटरिंग इन विच इफ द पार्टिकल हैव डेफिनेट वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम देन पार्टिकल हैव डेफिनेट ट्रेजेक्टरी, बट यहां ऐसा नहीं होता है। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट ट्रेजेक्टरी विद डेफिनेट वेलोसिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स ड्यू टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहां तक लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। और आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा भाई कि क्लासेस चल रही हैं, शेयर वगैरह कर दिया करो, आप लोगों के बताना पड़ता है। देखिए जिस भी कॉलेज वगैरह में आप पढ़ते हो तो वहां के जो भी बच्चे हैं उनको बता दिया करो भाई। लिख लीजिए भाई, ठीक है, लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो आप पोज कर लीजिएगा स्क्रीन को। सॉल्यूशन ऑफ जनरल स्कैटरिंग, ठीक है। तो इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट हो गए आपके, स्कैटर्ड पार्टिकल हो गए। मान लेते हैं कि जो ये डायरेक्शन है इसको आप जेड एक्सिस बोल सकते हैं, इसको आपने क्या बोल दिया है भैया, इसको आपने जेड एक्सिस बोला हुआ है, दिस इज अवर, यहाँ पे लिख दीजिए जेड एक्सिस। तो आपके पार्टिकल जो हैं
वो जेड एक्सिस के अलोंग इंसिडेंट हो रहे हैं, ये आपका टारगेट हो गया, ये आपके स्केटर्ड पार्टिकल्स हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पार्टिकल इंसिडेंट कराए जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, यहाँ पे आपका टारगेट पे आफ्टर स्केटरिंग आपके पार्टिकल क्या हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्केटर्ड हो जाते हैं भैया, लिख लीजिए। अब यहाँ पे अपन इंसिडेंट पार्टिकल के केस में श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखिए फॉर इंसिडेंट पार्टिकल, फॉर इंसिडेंट पार्टिकल, फॉर इंसिडेंट पार्टिकल्स फ्रॉम टाइम इंडिपेंडेंट, फ्रॉम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन, श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, और यहाँ पे डेल स्क्वायर साई लिखा जाएगा, प्लस यहाँ पे v, और यहाँ पे अब यहाँ पे r लिख दीजिए, यहाँ पे v, यहाँ पे साई लिख दिया जाएगा। ठीक है, और बराबर यहाँ पे कितना लिख दिया जाएगा भैया, ई साई लिख दिया जाएगा। इसमें आपके कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने भाई h माइनस का एच स्क्वायर अपॉन 2m आना चाहिए था, h कट स्क्वायर, बट यहाँ पे आपने म्यू लिखा है, वेयर म्यू इज द, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए फिलहाल के लिए, और यहाँ पे लिखेंगे वेयर म्यू क्या है भैया, रिड्यूस मास, और रिड्यूस मास कितना होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों यहाँ पे जो अपन स्केटरिंग डील करेंगे उस सेंटर ऑफ मास फ्रेम में डील करेंगे। और रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट क्यों यूज किया जाता है, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। आपने बोर मॉडल पढ़ा है सबने, और बोर मॉडल में आपने पढ़ा होगा बच्चों इस प्रकार से, यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, दो इलिप्स बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, एक्सिस हो गई। तो भैया यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे तो श्रीमान आपका न्यूक्लियस होगा, और यहाँ पे आपने क्या देखते थे, जब न्यूक्लियर करेक्शन, न्यूक्लियर मास करेक्शन की बात करते थे तो ऐसा ही सिस्टम बनाते थे इलिप्टिकल ऑर्बिट में। आप पहले क्या मानते थे, न्यूक्लियस को स्टेशनरी मानते थे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काट रहा होता है। बट यहाँ पे आप क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है, ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियस भी क्या कर रहा है भाई, मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी मोशन कर रहा है। अब जाहिर सी बात है किसके अबाउट मोशन करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोशन करेंगे, या यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास। जाहिर सी बात है न्यूक्लियर का मास ज्यादा होगा। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करता हूं तो एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का जो मास होता है न्यूक्लियस के अंदर वो कितना हो जाएगा भाई,
mp बराबर 1836 टाइम होगा, 1836 टाइम। जो मास ऑफ प्रोटॉन होगा वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन से इतना बड़ा होता है, तो इसी के पास में सेंटर ऑफ मास आएगा। और न्यूक्लियस यहाँ पे R1 डिस्टेंस पे है और ये भैया R2 डिस्टेंस पे हैं। तो यहाँ पे R बराबर क्या मान लेते आप, R1 प्लस R2 मान लिया करते थे। आपने एटॉमिक फिजिक्स पढ़ी होगी, उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है, नहीं भी पता कोई बात नहीं है, केवल समझने के लिए ध्यान रख सकते हैं। तो फिर अपन क्या करते, इस पूरी की पूरी टू बॉडी प्रॉब्लम को डील करना डिफिकल्ट है, तो अपन क्या करते, एक सर्कुलर ऑर्बिट बनाते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से आर रेडियस का क्या मान लेते हैं, सर्कल मान लेते हैं, जिसमें एक आपका म्यू मास का पार्टिकल क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। इस प्रॉब्लम के रिजल्ट इस प्रॉब्लम से इजीली कैलकुलेट किए जा सकते हैं। यहाँ से जो रिजल्ट आएंगे वो सेम इसी के रिजल्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों पार्टिकल का अपन ने क्या मान लिया, रिड्यूस मास मान लिया है। यहाँ पे आपकी कितनी रेडियस है भैया, आर रेडियस है, आर बराबर क्या है, R1 प्लस R2। तो इस प्रकार से आप कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप क्या करते हैं भाई, एक तो आपका टारगेट पार्टिकल है, दूसरा आपका इंसिडेंट पार्टिकल है। तो टारगेट पार्टिकल का भी कुछ मास होगा, इंसिडेंट पार्टिकल का भी कुछ मास होगा। सेंट्रो मास फ्रेम की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों अपन जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो रिड्यूस मास का यूज करते हैं, वेयर म्यू इज रिड्यूस मास। लिख लीजिए भैया, फॉर इंसिडेंट पार्टिकल। अब भाई यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनिएगा कि डायग्राम पे अपन चलते हैं वापस थोड़ा सा। ये डायग्राम है, यहाँ पे जो आपका टारगेट पार्टिकल होगा भाई, क्वांटम मैकेनिक्स की आप बात करते हैं, तो जाहिर सी बात इसकी साइज जो होगी एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होगी या फेम्टोमीटर ऑर्डर की होगी, 10⁻⁻15, 10⁻12, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो बहुत छोटा पार्टिकल है, कैसा है, बहुत छोटा पार्टिकल है। और यहां से मान लीजिए आप जो अपना सोर्स रखेंगे, जहां से इनको क्या कराएंगे, आप इंसिडेंट कराएंगे पार्टिकल को, कुछ सेंटीमीटर दूर या कुछ सेंटीमीटर दूर तो रखेंगे ये सही। और एंगस्ट्रॉम के कंपैरिजन में सेंटीमीटर क्या है, इनफाइनाइटली लार्ज है, बहुत बड़ा नंबर है। 1 सेंटीमीटर की बात करो, कहाँ आप 1 एंगस्ट्रॉम की बात करो, तो दोनों के बीच में अगर फर्क की बात करें तो 10⁸ टाइम 1 सेंटीमीटर कितने टाइम बढ़ा है, 10⁸ टाइम बढ़ा है, किससे, एंगस्ट्रॉम से। ठीक है, तो बहुत लार्ज डिस्टेंस हो जाएगी। और जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है बच्चों, तो आपका जो पोटेंशियल होता है, क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट से आप पढ़ते हैं कि वो 0 हो जाता है। तो यहां पे लिखेंगे आप, तो यहां पे लिखेंगे फॉर इंसिडेंट पार्टिकल, फॉर इंसिडेंट पार्टिकल, इंसिडेंट पार्टिकल, इंसिडेंट पार्टिकल में R टेंस टू क्या हो जाएगा, -∞ हो जाएगा भाई। जब इधर जाएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, तो एज -∞ जाना लगेगा आपको। देन P ऑफ R बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भैया। और ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना लिख दिया जाएगा, माइनस का h कट स्क्वायर अपॉन 2μ। यहाँ पे डेल स्क्वायर आप साई लिख देंगे, और ये 0 हो गया बराबर, ये कितना हो गया, ई साई हो गया है। और भैया यहाँ पे 2μ अपॉन h बार स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2μe अपॉन h कट स्क्वायर, और यहाँ पे साई बराबर कितना लिख दिया जाता है भैया, 0 लिख दिया जाता है। और इसको अपन कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं, लेट 2μe अपॉन h बार स्क्वायर बराबर में यहाँ पे कितना मान लिया जाता है, k स्क्वायर मान लिया जाता है। और इसको आपने अब तक कोई इक्वेशन नंबर 1 दी है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, क्योंकि इस डेटा की अपने को जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पे डेल स्क्वायर प्लस यहाँ पे के स्क्वायर, और यहाँ पे साई बराबर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। क्लियर है, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। और इसको अपन समीकरण नंबर 3 दे देते हैं भैया। और जाहिर सी बात है, एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन आप बड़े आराम के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई।
तो सॉल्यूशन जो इसका होगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका जो सॉल्यूशन होगा बच्चों, यहाँ पे साई और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, इंसिडेंट लगा देते हैं, और ई की पावर आयोटा kz होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोगों ने इन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन बहुत पढ़े हैं, सोल्व करना आप जानते हैं। आपको एग्जाम में भी डायरेक्ट इसी प्रकार से लिखना है। ये लिख लीजिए भैया, यहां तक आपने लिख दिया था, यहां से लिखना है, तुरंत लिख डालिए। और स्कैटर्ड पार्टिकल के लिए पढ़ेंगे फिर। लिख लिया भैया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखेंगे अपन फॉर स्कैटरिंग रीजन। अब जब टकराएंगे तो उस समय कैसी सिचुएशन रहेगी, तो फॉर स्कैटरिंग रीजन, जाहिर सी बात है अब स्कैटरिंग रीजन में आप r टेंड्स टू इनफाइनाइट तो लेंगे नहीं, तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो नॉन जीरो होगा, और उसको आप लिख देंगे भैया। तो फॉर स्कैटरिंग रीजन यहाँ पे माइनस का h कट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, और यहाँ पे डेल स्क्वायर साई, कुछ लोग इसको h बार भी बोल देते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई v ऑफ r, यहाँ पे साई बराबर कितना लिख दिया जाएगा, ई साई लिख दिया जाएगा, और यहाँ पे डेल स्क्वायर साई, और यहाँ पे इसी में ही अपन ऐड करेंगे प्लस 2 म्यू अपॉन h बार स्क्वायर, और यहाँ पे e माइनस वी इंटू साई बराबर में कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। ये स्कैटरिंग रीजन में जो आपका श्रोडिंजर डिफरेंशियल होगा वो इस प्रकार से होगा। और फिर अपन फॉर आफ्टर स्कैटरिंग, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट लिखेंगे अपन वो लिखेंगे अपन फॉर आफ्टर स्कैटरिंग। और स्कैटरिंग के बाद अगर आप देखते हैं तो जाहिर सी बात है, आप जहां कहीं भी डिटेक्ट करेंगे वहां पे क्या होगा, आपके डिटेक्टर से ही डिटेक्ट किया जाएगा, और स्कैटर्ड जो आपका टारगेट पार्टिकल हैं उससे आपके डिटेक्टर भी कुछ सेंटीमीटर दूर तो रखे ही होंगे, और कुछ सेंटीमीटर दूर रखे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है भैया कि वहां पे आपका r टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा और पोटेंशियल फिर जीरो लिखा जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो r टेंस टू इनफाइनाइट एंड p ऑफ r टेंस टू जीरो, देन श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ लोग श्रोडिंगर भी बोलते हैं, एक ही बात है, श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे लिखेंगे भैया आप वही माइनस का h कट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, और यहाँ पे डेल स्क्वायर साई लिखेंगे भैया आप, और यहाँ पे जो आप लिख देंगे भैया वो कितना लिखा जाएगा, यहाँ पे v ऑफ r साई बराबर ई साई लिखा जाएगा, और ये तो फिर जीरो हो गया, तो यहाँ पे ओवरऑल आपका क्या बन जाएगा, वही डेल स्क्वायर के स्क्वायर, ऊपर ये भी कैलकुलेशन किए, जीरो हो जाएगा। एंड दैट इज इक्वेशन नंबर व्हाट, इक्वेशन नंबर 5 आ जाता है, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 6। अब बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखते हैं डायग्राम को, यहीं पे बना लेते हैं, ये आपका टारगेट है, यहाँ पे आपके पार्टिकल इस प्रकार से आप इंसिडेंट करा रहे हैं, स्कैटरिंग के बाद इस प्रकार से स्कैटर्ड हो जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे जो स्कैटर्ड पार्टिकल हैं वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहे हैं, मतलब उनका एंगुलर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब थीटा और फाई पे डिपेंडेंसी है।
तो जो यहाँ पे आप स्केटर्ड वेव फंक्शन लिखेंगे वो भी क्या होगा, थीटा फाई पे डिपेंड करेगा। और इस प्रकार से आपका स्केटरिंग हो रहा है। तो आफ्टर स्केटरिंग जो वेव फंक्शन आपको मिलता है वो स्पेरिकल वेव मिलता है। जो वेव मिलती है आपको वो स्पेरिकल वेव मिलेगी। तो यहां पे रिजल्ट लिख देंगे भैया। तो आफ्टर स्केटरिंग द particles are distributed, particles are distributed spherically, distributed spherically, तो psi scattered बराबर यहां पे कितना लिख दिया जाएगा भैया सर, ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर। ये तो आपका स्पेरिकल वेव हो गया है, ठीक है। और यहां पे जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रही है तो एफ थीटा कोमा फाई लिख देते हैं। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखवाए हैं भाई, याद होना चाहिए। ठीक है भैया। और यहां पे वेयर एफ थीटा कोमा फाई जो है स्केटरिंग एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। वेयर एफ थीटा कोमा फाई दैट इज स्केटरिंग एम्पलीट्यूड, स्केटरिंग एम्पलीट्यूड which represent the angular distribution of particle, angular which represent the angular distribution of scattered particle। लिख लीजिए भाई, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्केटर्ड पार्टिकल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे अपॉन आर क्यों आता है भाई, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है जो आपकी स्पेरिकल वेव होता है उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाता है। और ये छोटी मोटी बातें तो आपने स्पेरिकल वेव फ्रंट पढ़ते, आप ऑप्टिक्स में बीएससी फर्स्ट ईयर में आप पढ़ लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखवाई है, ठीक है। जेम वगैरह के आप प्रिपरेशन करते तो वहां पढ़ते, ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। एक्यूएम में एक बात ध्यान रखिएगा, ग्रह की बुद्धि नहीं लगानी, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से पढ़ना है, अदरवाइज समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे क्लासिकल थ्योरीज भी यूज होती है, क्वांटम थ्योरीज भी यूज होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले क्लासिकल फिर क्वांटम थ्योरी पढ़ाऊं वो तो पॉसिबल नहीं है। अपन क्वांटम की एडवांस थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई चीज आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो मान लीजिएगा ऐसा होता है, ठीक है। ग्रह की बुद्धि नहीं लगानी है, जो चीजें जैसे बताई जा रही हैं वैसे ही याद रखनी है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अपन टोटल वेव फंक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो टोटल वेव फंक्शन आफ्टर स्केटरिंग, तो टोटल वेव फंक्शन आफ्टर स्केटरिंग, और आफ्टर स्केटरिंग टोटल वेव फंक्शन जो लिखा जाएगा साई बराबर, इसमें साई इंसिडेंट प्लस
यहाँ पे साई स्केटर्ड लिख दिया जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आप पुटअप कर देंगे साई बराबर ई की पावर आयोटा के जेड प्लस यहाँ पे साई स्केटर्ड ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर और यहाँ पे लिख दिया जाएगा एफ थीटा कोमा फाई और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 दे दिया था तो दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 8। अब बच्चों यहाँ पे इंसिडेंट वेव हो चाहे स्केटर्ड वेव फंक्शन हो, दोनों के ही केस में अपन यहाँ पे क्या डिफाइन कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। सर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्यों डिफाइन कर रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होती है ना बच्चों, वो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं और आपको नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ये आपका इनकमिंग पार्टिकल होते हैं। ये इंसिडेंट पार्टिकल यही तो लिखते हैं यूनिट टाइम में यूनिट एरिया पे कितने पार्टिकल इंसिडेंट होते हैं, तो आपका जे इंसिडेंट भी यही चीज कैलकुलेट करके आपको देगा। ठीक है, ऐसे ही आप स्कैटर्ड पार्टिकल की बात करते थे तो यहाँ पे जेब भी आपको देगा। स्कैटर्ड पार्टिकल में आप क्या कहते थे, यूनिट टाइम में थीटा एंगल पे डी ओमेगा सॉलिड एंगल में कितने पार्टिकल स्कैटर्ड हो जा रहे हैं, उनको आप क्या लिखा करते थे भाई, स्मॉल एन लिखा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी भी बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा भी, सही हो सकता है आज की क्लास में अपन डिस्कस करें कि आखिरकार ये किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं इनकमिंग प्लक्स और आउटगोइंग प्लक्स को, थोड़ा सा उसके बारे में समझेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने लिख लिया है, नाउ यहाँ पे लिखेंगे एरो लगा के, वी कैन डिफाइन द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी, और यहां से क्वेश्चन आता है भाई, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, करंट density, we can define the probability current density for both incident and scattered wave function, both incident and scattered wave। ठीक है, क्लियर है भैया। सिंस वी नो दैट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, तो यहां पे सिंस प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जे बराबर, और जे बराबर जो लिखी जाती है बच्चों यहां पे एच बार अपॉन 2 आयोटा म्यू, और यहाँ पे साई स्टार, यहाँ पे डेल साई लिखी जाएगी माइनस का साई, और यहाँ पे डेल साई स्टार लिखी जाएगी। क्लास और भी आगे बढ़ाते बच्चों, बट जैसा कि मैंने कहा लगभग 30 से 40 मिनट की अपनी क्लास ड्रॉप हो गई थी, तो यहाँ पे इस पे तो लिखा हुआ था, उसके माध्यम से अपन ने कवर कर लिया है। आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे, कल इससे आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, राधे राधे। ये लिख लीजिएगा भाई, ये इक्वेशन 8 है, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, बाकी कल अपन इंसिडेंट वेव और स्कैटर्ड वेव दोनों के लिए वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। ओके।